हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास के फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से हिस्ट्री को पढ़ा रखा है तो वो इसको रिविजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, कहने को तो है ये बहुत ही पतली बुकलेट है। आप देख रहे हैं कि इसमें 128 पेज है टोटल, और लेकिन आप जब इसको पढ़ने लगेंगे देखेंगे तो इसमें कितना कुछ है। कहते हैं गागर में सागर भरा हुआ है, ये ऐसी ही बुकलेट है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आपका जो एग्जाम में आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई मोटी मोटी बुक पढ़ सकें। तो बस आप ये सीरीज देख कर जाते हैं तो आपको खुद देखेंगे, जब पेपर देकर आएंगे ना तो कुछ आप बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, वैसे तो इसमें सारे सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आज भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं ये पोर्शन स्टार्ट करूंगी। ओके, देखिए, आप इतना कर लेते हैं और साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगा लेते हैं और साथ में जो भी आपका एग्जाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि आपसे जरूर क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि अभी भी इसका वेटेज बहुत है एग्जाम में। वैसे मैंने अभी बताया है कि वेटेज तो सारे सेगमेंट का है, लेकिन अभी भी इसका वेटेज बहुत है। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टॉपिक कौन सा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, इसमें सबसे आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताइए कि यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहले कौन कौन से हुए हैं। यानी कि आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहले कौन आई थी, फिर उसके बाद कौन आई थी और आखिरी में कौन आई थी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो आप इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप यहीं पे याद कर लीजिए। सबसे पहले जो कंपनी हमारी आई थी भारत में वो पुर्तगाली आई थी, फिर कौन सी आई थी, डच आई थी, फिर अंग्रेज आई थी। कौन सी आई थी, अंग्रेज आई थी। कौन आई थी, कंपनी अंग्रेज आई थी, फिर अंग्रेज आई, ब्रिटिश, फिर क्या आई थी, डेन आई थी, और फिर फ्रांसीसी आई थी। तो ये आप पूरा याद रखिएगा, ये आप पूरा सीरीज याद कर रखिएगा। सबसे पहले कौन सी आई थी, आप फिर से करिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यानी कि पुर्तगाल लोग आए थे, फिर डच आए थे, फिर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अंग्रेज आए थे, फिर इसके बाद डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, फिर फ्रांसीसी आए थे, आप याद रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी थी, तो वो थी पुर्तगाली, और आखिरी सबसे बाद में भी जाने वाली कौन सी थी, तो वो भी पुर्तगाली ही थी। ठीक है, ओके, आइए सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली वास्को डी गामा का नाम आता है। वास्को डी गामा क्या आपने जानते हैं कि क्या है, कि वास्को डी गामा भारत आए थे, जिन्होंने किसने स्वागत किया था, जैमोरिन द्वारा इनका स्वागत किया गया था। कहाँ पे आए थे, ये कालीकट में आए थे। कहाँ पे, कालीकट में आए थे। और हाँ, देखिए, लौटते समय ये जो अपने साथ मसाला ले गए थे, इनको व्यापार के 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति मिली थी। और जो वास्को डी गामा ही हैं जो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने की थी, नए समुद्री मार्ग की खोज, वास्को डी गामा। और ये भी अपडेट याद रखिएगा, 1498, ठीक है, 1498 ईस्वी में। और इनके सहायक कौन है, अहमद इब्न मजीद सहायक हैं इनके। तो ये था पुर्तगाली के बारे में, जो इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आते हैं पुर्तगाली में, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। देखिए, भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे। इन्होंने कब किया था, 1505 में किया था। और इन्होंने ही एक पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो किसकी है, द अल्मीडा की है। यानी नीले शांत जल की नीति का प्रतिपादक भी इनको कहा जाता है। इनका किस लिए आई थी, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु। नेक्स्ट देखिए क्या है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन से हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आप क्या लगाएंगे, द अल्मीडा।
फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। गोवा को इन्होंने छीना था। मलक्का एवं हरमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। मलक्का कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी है, और हरमुज कहाँ है, फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, उसे हरमुज है। तो मलक्का एवं हरमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। कोचीन यानी कोचीन कहाँ है, भारत में। प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता भी इनको कहा जाता है। कौन है, कोचीन, भारत में है कोचीन, जानते हैं आप, ठीक है। प्रथम यूरोपीय एवं, सबसे पहले कहा प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली, यूरोपीय अगर पूछा जाए एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता किसको माने जाते हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क को माने जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए डच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आते हैं देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका देखिए आरंभिक वर्ष क्या है, वर्ष 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत की गई थी। दिसंबर 1600 में, याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1600 में कंपनी का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ये कितने वर्षों के लिए था, केवल 15 वर्षों के लिए था। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे, याद रखना, ठीक है, अकबर थे। बस अब इतना याद रखिएगा कि 1600 ईस्वी में 1600 में क्या किया गया था, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ ये व्यापार करने की इनको अनुमति दे दी गई थी। एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया, तो भी कितने वर्षों तक के लिए, 15 वर्षों के हेतु। और यहाँ पे भारत के उसमें मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना, कौन सा अस्थायी, स्थायी अभी नहीं, तो सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन से थे, मुगल शासक कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीर थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा। और फिर क्या किया गया 2 साल बाद 1613 ईस्वी में सूरत में, कहाँ पे, सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। मसूलीपट्टनम में अस्थायी और सूरत में स्थायी कारखाना खोला गया था, ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बन चुके हुए हैं। अब देखिए क्या आते हैं नेक्स्ट, देखिए डेन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आते हैं किस पे, फ्रांसीसी पे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मूल नाम क्या है, कंपनी फ्रांसेसे देश इन देश ओरिएंटलेस, क्या है, ओरिएंटलेस है। देखिए मैंने बताया था कुछ वर्ड इतने इसके उच्चारण टफ होते हैं, लेकिन आप 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके अनुरोध पर, उनके जो मंत्री थे काल्बर्ट के अनुरोध पर, लुई 14 द्वारा। आप इतना रखिए कि लुई 14 द्वारा, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, राज्य द्वारा निर्मित है। खर्च हेतु धन राज्य द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। किसके द्वारा, कौन रवाना हुआ, फ्रांसिस कैरो। फिर 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी कारखाने की स्थापना की है। इन्होंने भी सूरत में भी कारखाने की स्थापना कर ली थी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए देखते हैं। देखिए मैंने बताया है कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आइए देखते हैं क्या है। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती, यानी कि यह सूतानूती बोलिए या सूतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, जॉब चरनाक। कौन था, जॉब चरनाक था, ठीक है, जॉब चरनाक था। क्या था, हुगली के स्थान पर सूतानूती का चयन, यानी हुगली के स्थान पर सूतानूती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था, जॉब चरनाक था। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ, कब हुआ 1814 में। जो कोची है ब्रिटिश उपनिवेश के तहत ये भी सम्मिलित हुआ। अब देखिए क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था, बिहार था। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट, यानी कि क्या है, पुर्तगालियों को हरा दिए थे अंग्रेज, तो उनका नाम कौन सा अंग्रेज ने हराया था,
थॉमस बेस्ट ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थी, इन्होंने क्या किया था? हुगली को क्या कर दिया था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है? मैंने अभी बताया था, सबसे पहले पुर्तगाल है, फिर डच है, फिर अंग्रेज है, फिर डेन है, फिर फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी सबसे लास्ट में आई थी। अब देखिए कुछ और प्रश्न है, देखिए क्या है, भारत में सबसे पहले आने वाले कौन है? सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली है, अभी हमने बताया था, और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं। ठीक है, कब गए थे? 1961 में गए थे। ठीक है, 1961 में पुर्तगाली गए, तो कब आए थे? 1498 में ये आए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, इसके द्वारा? पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कहाँ पे? कन्नूर में। कहाँ पे? कन्नूर में स्थापित की। नेक्स्ट देखिए, हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया, किसने नष्ट किया है? हुगली में जो इनकी पुर्तगाली बस्ती है उसको नष्ट किया किसने? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नष्ट कर दिया गया है। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल कौन सी है? मसूलीपट्टनम है। क्या है? मसूलीपट्टनम है। ये भी अस्थायी कारखाना किसका था? अंग्रेज का भी। ठीक है, डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना स्थल क्या है? पीपली। डच ने भी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो वो कहाँ था? कौन से स्थान है? पीपली नामक स्थान पे इन्होंने की थी। ओके, आप इन दोनों क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए, प्रथम अगर एग्जाम में आता प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना स्थल कहाँ है, तो मसूलीपट्टनम आप बताएंगे। ठीक है, अगर पूछते हैं कि बंगाल में यानी डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तब आप बताएंगे पीपली में। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं हम क्या है। देखिए, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां हैं जो जिनकी स्थापना वर्ष है। आइए हम सब देखते हैं कि कब कब इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए, सबसे पहले कौन सी आई थी? पुर्तगाली कंपनी, किस नाम से? एस्तादो द इंडिया। सबसे कब आई थी? 1505 ईस्वी में आई थी। अब देखिए 1600 ईस्वी में कौन सी आई थी? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यानी कहने का मतलब है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 16 में आई थी। फिर डच आई थी, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, फिर कौन सी आई थी? डच आई थी। 1602 ईस्वी में डच आई थी, किस नाम से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम क्या है? वेरेनिकदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। फिर डेन आई थी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कब आई थी? 1616 में। फिर 1664 में कौन सी आई थी? कंपनी फ्रांसेसे देश इन देश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी, ये आई थी। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, ट्रिटी हैं, जो कि हम आइए देखते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। देखिए, जो प्रथम संधि है ये कब हुई थी? याद रखिएगा डेट पूरा, 12 अगस्त 1765 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। किसके मध्य? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी कब हुई थी? 16 अगस्त, यानी कुछ दिन बाद ही 16 अगस्त 1765 में हुई थी। कौन कौन से थे इसके पक्ष? अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है, ये थी इलाहाबाद की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए, मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। अब देखिए, और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि हुई थी, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में। ये भी इम्पोर्टेंट है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठे के बीच में सालबाई की संधि हुई थी। देखिए, इसमें जितनी भी संधियां हैं, 4 हैं संधि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं? बस एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से नाम। अहमदाबाद, नागपट्टिनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन, ये थे प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। अब भाई नेक्स्ट देखिए क्या है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था
कब हुआ था? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है, के बीच में हुआ था। उसका कारण क्या था? उस समय का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। यानी कि क्या हुआ था? जो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और क्या? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र। एक्सला, ये कई बार पूछा गया है। एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी। इसी से ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप की कंट्री है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया है। कौन सी संधि से? कई बार एग्जाम में पूछता है, एक्सला सापेल की संधि से। वांडीवास युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेज और अंग्रेज कौन थे? इनमें से अंग्रेज कौन थे? आयरकूट अंग्रेजी सेना का कर रहे थे नेतृत्वकर्ता, काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इसका क्या हुआ परिणाम? अंग्रेज विजेता हो गए। समझ गए? कई बार पूछा गया कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और जो कौन नेतृत्व करते थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो आयरकूट थे, और फ्रांसीसी सेना का जो कर रहे थे नेतृत्व वो थे काउंट डी लाली थे। और कौन विजयी हुए? अंग्रेज विजयी हुए। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखते हैं हम 1529 किसकी? 1529 से है 1538 ईस्वी में क्या हुआ है? नूनो दा कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे। 1529 से 1538 ईस्वी में क्या है? नूनो दा कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर थे। बस आप इसको ऐसे याद रखिएगा। 1505 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा वायसराय नियुक्त हुए थे। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब क्या है? अज्जी दीव कन्नानौर व कन्नानौर बोलो या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता किसको मानते हैं? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा को मानते हैं, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा को। फिर क्या हुआ था? वर्ष 1961 में क्या हुआ था? मैनुअल एंटोनियो वसालो एस सिल्वा ये गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जब यानी कि पुर्तगाल जा रहे थे, देखिए पुर्तगाल कब गए थे? 1961 में। तो उस समय कौन थे गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल? मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा। पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हो गया था उस समय। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए 1534 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिए, गियासुद्दीन महमूद शाह ये बंगाल के शासक थे। इन्होंने क्या किया? सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की इन्होंने क्या कर दी है? अनुमति दे दी गई है। एक बार आइए हम रिपीट करते हैं। देखिए 1505 ईस्वी में कौन आए थे? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा वायसराय नियुक्त हुए थे। इन्होंने यहाँ पे अज्जी दीव और कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता माना जाते हैं। और फिर क्या हुए हैं? नूनो दा कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए हैं 1529 में। फिर 1534 में गियासुद्दीन महमूद शाह ने, जो कि बंगाल के शासक थे, इन्होंने क्या कर दिया गया है? क्या किए हैं कि सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। और भारत कब छोड़े थे? 1961 में भारत छोड़ दिए गए थे। कौन? किसके द्वारा छोड़ा गया था भारत? पुर्तगालियों द्वारा। अब देखिए क्या हुआ था? एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं वैवाहिक संधि। ये कब हुई थी? 1661 में एक संधि हुई थी। चार्ल्स द्वितीय ये इंग्लैंड के सम्राट हैं, और उनकी जो बेटी थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन इनकी बेटी थी, जो पुर्तगाली राजकुमारी है। इनका विवाह हुआ है। कब हुआ है विवाह? 1662 में विवाह हुआ था। इन्होंने चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के सम्राट हैं, उनको दहेज के रूप में बम्बई दे दिया गया था। ठीक है, आप देखिए दहेज के रूप में भी बहुत कुछ दिया जाता है, तो इन्होंने क्या कर दिया था? पूरा बम्बई ही दहेज के रूप में दे दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। अब देखिए क्या है? फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय बम्बई द्वारा, जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने क्या कर दिया है? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर
10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया गया है। जो बम्बई है वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किनको दे दिया गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया है। यहीं से स्टार्ट होती है इनकी अधिकार, किनकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, एक है हमारा ये विविध। आइए देखते हैं विविध क्या है। राजसी उपाधि अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1876 ईस्वी में पारित हुआ है। किसके द्वारा पारित किया गया है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका प्रावधान क्या है? महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1877 में घोषित की दी गई थी। किस? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, राजसी उपाधि अधिनियम, ये याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बन गई है। कब बनी है? 1877 में। देखिए एक अधिनियम आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब अधिनियम तिथि है? 26 जुलाई 1856 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और नियम 15 है, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। और किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसमें जो भी था नियम 15, विधवा विवाह वैध है और उससे उत्पन्न संतान भी वैध हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न है, आइए हम देखते हैं। देखिए, रणजीत सिंह तोप गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ पे? लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद कराया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम कौन थे? कई बार पूछा गया है कि श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण करने हेतु मुस्लिम शासक कौन था? तो वो कौन था? टीपू सुल्तान था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया। कब किया है? 1818 ईस्वी में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज से किया था। किसने? जॉर्ज एलन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, 1878 ईस्वी में देसी भाषा जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका कौन सी थी? अमृत बाजार पत्रिका। क्या था? ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1878 में आया था। ये क्या था? मतलब देसी भाषा में पत्रिका छापी जाती थी, लेकिन इस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कौन सी की गई थी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब आइए देखिए बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए हम एक एक करके एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुर्शिद कुली खान। क्या हुआ था? मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन है? मुर्शिद कुली खान है। इन्होंने क्या किया था? इजारा व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया गया था। राजधानी इन्होंने क्या किया था? ढाका से मकसूदाबाद मुर्शिदाबाद स्थानांतरित इन्होंने किया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने क्या कर दिया था कि बंगाल को क्या कर दिया था? ये मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त ये अंतिम गवर्नर थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। अब देखिए अली वर्दी खान, ये कौन थे? यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की जा गई है। यानी कि क्या है? अली वर्दी खान ने क्या की थी कि जो यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से की गई है। यानी कि अंग्रेजों के प्रति उनका कथन क्या है? यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये अली वर्दी खान का कथन है अंग्रेजों के प्रति। अब देखिए सिराजुद्दौला 1756 से 57 के बीच में इनका वो आता है अधिकार। एक ही साल तक इन्होंने राज किया। देखिए अली वर्दी खां का दौहित्र था एवं उत्तराधिकारी था। कौन था? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना जो कि है 20 से 21 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी। इसमें क्या किया गया था? एक छोटे से बंद कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से कुछ लोग घुटन के मारे ही उनकी डेथ हो गई थी, मारे गए थे।
थे। ठीक है, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये हार गए थे। देखिए इसकी जो नीति थी, ये युद्ध था, ये एक तरफा युद्ध था। जो इनके सेना थे ये सब जाके अंग्रेजों से जो सिराजुद्दौला की सेना थी ये सब जाके अंग्रेजों से मिल गए थे। ठीक है, फिर आते हैं मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी में अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य है। ये मीर कासिम पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में राजधानी उन्होंने क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया गया था। सेना का गठन भी इन्होंने कौन सी पद्धति पर किया था, यूरोपीय पद्धति पर किया गया था। मुंगेर में इन्होंने क्या किया था, तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था इन्होंने मीर कासिम ने कर दी थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये हार गए थे। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव। देखिए रॉबर्ट क्लाइव को क्या माना जाता है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। सिराजुद्दौला को किसने हराया है प्लासी के युद्ध में, तो क्लाइव ने हराया ही है। ठीक है, अब देखिए बंगाल का गवर्नर 1758 से 1760 ईस्वी में बने हैं और फिर 1765 से 1767 में बने हैं। ठीक है, ओके, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला भी ये था। इलाहाबाद की संधि भी किसने की थी, किनके बीच में हुई थी, अभी हमने देखा था शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब सुजउद्दौला के साथ। अवध के नवाब जो सुजउद्दौला थे और मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। ये दोनों के साथ इन्होंने संधि की थी। श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सैनिकों का था। ठीक है, संस्थापक देखिए क्या है, संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक भी इनको ही माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को ही। जननेता सैनिक के रूप में जननेता भी रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। अब देखिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्लासी वर्तमान नाम पलासी है का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस नदी के बीच में हुआ, किस राज्य के नदी के बीच में हुआ था, तो नदिया जिले में स्थित भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान कौन से थे, उप दीवान मतलब दीवानी कार्य हेतु, तो मोहम्मद रजा खान इन्होंने बंगाल के लिए नियुक्त किया गया था। राजा सिताब राय बिहार के लिए नियुक्त किया गया था, राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। अब देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, डेट याद इंपॉर्टेंट है, 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन से पक्ष थे, एक थे मीर कासिम, अवध के नवाब सुजउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का नाम आता है। द्वितीय और किनके बीच में हुआ था, अंग्रेज। इनमें तीन इंपॉर्टेंट शक्तिशाली थे, एक थे मीर कासिम और एक थे सुजउद्दौला अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और फिर दूसरी ओर कौन थे, अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का जो कमान था वो कौन हैंडल कर रहे थे, मेजर हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का तत्कालीन नवाब कौन था उस समय, मीर जाफर थे। क्या थे, मीर जाफर थे। अब देखिए क्या है, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक इनका है। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम, इलाहाबाद की दूसरी संधि के घटना के बाद देखिए आप क्या है, शाह आलम द्वितीय किसके आ गए संरक्षण में, अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया इनको। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदान किए गए। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र को किसको दिया गया, शाह आलम को दिया गया। 12 अगस्त 1765 को का फरमान देखिए क्या है, क्या ये संधि हुई थी ना, फरमान क्या आया है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदान की गई है। ठीक, स्थायी रूप से, और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष देना है। देखिए क्या हुआ था, 12 अगस्त 1765 का एक फरमान यानी कि एक संधि घोषित की गई थी, इलाहाबाद की संधि मानी जाती है। कंपनी को उन्होंने क्या कर दिया गया था, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी, और बदले में कंपनी सम्राट को क्या दी है, 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष इनको देती थी। ठीक है, ओके। अब देखिए डुप्ले
कुछ महत्वपूर्ण और हैं लोग। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। क्या था डुप्ले की नीति क्या थी? इन्होंने यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय यानी कि भारतीय के खर्चों पर और भारतीय राज दरबारों में ही नियुक्त करवाया है। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था। सूरत जो है फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना करते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।